आतंकवाद का मुद्दा उछालने वालों को बैकफुट पर धकेला। साध्वी प्रज्ञा को अदालत से जमानत मिली और 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर भोपाल से लोकसभा का चुनाव जीता। जो नेता अदालत के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसे गलत बता रहे हैं, उन्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनआईए की चार्जशीट को अंतिम ना मानते हुए इस पर ट्रायल कोर्ट में फैसला कराने की बात कही थी और आज जो फैसला आया है वो ट्रायल कोर्ट का ही है। हालांकि आपको अभी इस बात का भी इंतजार करना होगा कि क्या ये मामला ऊपरी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और अगर जाता है तो वहां से क्या फैसला आता है। लेकिन आज भी कुछ नेता ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे। सच्चाई क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। एनआईए की विशेष अदालत में इस मुद्दे पर मई 2018 से अप्रैल 2025 तक सुनवाई चली, यानी 7 साल 2 महीने 24 दिन तक हर सबूत हर आरोप पर लंबी बहस हुई। इस दौरान अदालत में कुल 1093 सुनवाई हुई, जिनमें अदालत ने 10,800 सबूतों की जांच की। आप सही सुन रहे हैं, 10,800 सबूत। आरोपों के खिलाफ 323 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। 40 गवाह अपने पुराने बयानों से मुकर गए। 26 गवाहों की उनके बयानों से पहले मृत्यु हो गई और इसके बाद सारे सबूतों को जांचा गया। आखिर में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि मालेगांव हमले में गिरफ्तार हुए किसी भी आरोपी के खिलाफ हमले का दोष साबित नहीं होता है। 7 साल की सुनवाई में ना ये आरोप साबित हुए कि रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित ने आरडीएक्स दिया था। जिस मोटरसाइकिल से धमाका हुआ था उसका चेसिस नंबर भी मिट गया, जिससे यह भी साबित नहीं हुआ कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यह भी साबित नहीं हुआ कि धमाका मोटरसाइकिल में रखे बम से हुआ था या उसके आसपास रखे किसी और बम से। और इस बात के कभी ठोस सबूत नहीं मिले कि इस मोटरसाइकिल को किसने उस इलाके में खड़ा किया। घटना के बाद पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से हथियार छीनने की घटनाओं की जांच भी अधूरी रह गई और पंचनामे में भी कई गड़बड़ियां थी। आप सोचिए, जो पहला स्पॉट पर पंचनामा होता है, 2008 का ये पंचनामा, जब डबल इंजन की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, महाराष्ट्र में भी केंद्र में भी, तब स्पॉट पर जो पंचनामा किया जाता है उसमें भी गड़बड़ियां थी और घटनास्थल से जो भी प्रमाण जुटाए गए वो सब संदिग्ध थे, कंटामिनेटेड थे। साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों की जो बैठकें हुई थी, उनका हमले से कोई मकसद था या उसके भी पर्याप्त सबूत नहीं मिले, मोटिव नहीं मिला। वजह क्या थी? मकसद, मोटिव खोजा जाता है। और जो बैठकों की सीडी थी वो भी टूटी और जो मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स जुटाए गए वो कानूनी रूप से सही नहीं थे। इसके अलावा उस वक्त के गृह सचिव ने बिना ठोस आधार के आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई, जो आतंकी गतिविधियों के लिए लगाई जाती है। और आखिर में अदालत ने यह कहा कि कोर्ट सिर्फ शक के आधार पर फैसला नहीं सुना सकती और इसीलिए 7 आरोपियों को बरी किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और इस मामले में बरी हुए आरोपियों की आंखों में आज आंसू है। आखिर हमेशा यह चर्चा होती है कि बेगुनाहों को जेल में कितने सालों तक रखा जा सकता है। अगर आज वो रिहा हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं, तो उनके जेल में काटे गए 17 सालों का हिसाब कौन देगा? राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। हमारा टॉर्चर हुआ है, हमारे घुटना टूटा है, नाखून निकाले गए हैं। अभी जो पीड़ा है हम तो रो नहीं सकते, रोने की आदत नहीं है, आदत हमारी लड़ने की है। लेकिन अभी जो लड़ाई बाकी है, जो साजिश किया है इस केस में, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब लड़ाई चालू रहेगी। हम लोगों को जितना टॉर्चर किया गया, जितनी हम लोगों को तकलीफें हुई, जो कुछ भी हुआ, हमने कोर्ट के सामने रखा है। हमने कोर्ट के सामने अपना नार्को टेस्ट का रिपोर्ट भी रखा है, जिसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, वो साबित होता है। पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, लेकिन 17 साल तो केस की फाइट करनी ही पड़ी हमें। तो आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हम खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि हम पहले से ही निर्दोषी थे और निर्दोषी रहे। इस मुकदमे में 14 आरोपियों को पकड़ा गया था। सभी के सभी आरोपियों को झूठे नाम से
और अलग जो जुरिडिक्शन नहीं था मुंबई एटीएस का, वहां से पकड़ के लेके आए थे। इलीगल डिटेंशन था और टॉर्चर भी किया था, विटनेस को किया था। ओरिजिनल एफआईआर गायब है। हम कहते थे कि कोई आई विटनेस इस केस के अंदर नहीं था। पूरा का पूरा जिम्मेदार तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद पाटिल, अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यह लोग हैं। और आज आपको 2 और तारीखों के बारे में बताते हैं जिनके बीच एक अजीब सा रिश्ता है। पहली तारीख है 19 सितंबर 2008 और दूसरी तारीख है 29 सितंबर 2008। कितने दिनों का अंतर? सिर्फ 10 दिन। इन दोनों तारीखों के बीच सिर्फ 10 दिनों का अंतर है। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए थे। और इसके ठीक 10 दिन बाद 29 सितंबर को मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और इसके पीछे भगवा आतंकवाद को वजह माना गया था। सोचने वाली बात यह है कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए, तब जैसा कि खुद सलमान खुर्शीद ने कहा था बाहर आकर मीडिया के सामने कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। लेकिन जब मालेगांव हमले के पीछे भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और यह कहा गया कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, तो इस पर किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। ना इन 6 लोगों के मरने पर किसी की आंखों में आंसू आए। उल्टा 25 अगस्त 2010 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कुछ हमलों में भगवा आतंक का पता चला है। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस अपने ट्रेनिंग कैंप्स में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हिंदू आतंकवाद की इस झूठी थ्योरी पर कोई नहीं रोया। लेकिन सलमान खुर्शीद के मुताबिक फरवरी 2012 में उन्होंने बताया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी भावुक हो गई। हमने बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी, हमने तस्वीरें दी तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि वो अदालत के फैसले से खुश नहीं है। अगर इस मामले में सभी आरोपी बरी हो गए तो फिर मालेगांव हमले में धमाका किसने किया था? 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या हमला अपने आप हो गया? सुनिए। ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और 2008 में जब ये धमाके हुए थे साक्ष्य बटोरने के लिए, उस वक्त कांग्रेस की वहां पर सरकार थी। बहरहाल आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि इस महीने 2 बड़े मामलों को लेकर हमारी अदालतों का फैसला आया। इसमें पहला फैसला 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों से जुड़ा था, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, सभी 9 आरोपियों को बरी किया। इस मामले में सभी आरोपी मुस्लिम थे, जिन्हें लेकर अदालत ने यह कहा कि इन पर बम धमाकों के जो दोष लगाए गए उसके पर्याप्त सबूत नहीं है और इस फैसले को हमारे देश में खुलकर इसका स्वागत किया गया। लेकिन आज जब 2008 के मालेगांव मामले में निचली अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और इस मामले में सभी आरोपी हिंदू हैं, तब इस पर अदालत के फैसले को लेकर एतराज हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह फैसला नाइंसाफी है। यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि इस देश में ऐसा कब तक होगा कि जो फैसला आपके एजेंडे को सूट करता है उसे आप सही मानेंगे और जो सूट नहीं करता उस पर सवाल खड़े कर देंगे। एक और बात, इन दोनों मामलों में आरोपियों के बरी होने की वजह यह है कि उनके खिलाफ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश हुए वो नाकाफी निकले। आज सवाल यह भी उठता है कि अगर 15-20 सालों के बाद भी जांच में खामियां निकलती हैं तो क्या इसके लिए जांच एजेंसियां, पुलिस, सरकारों की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? उन परिवारों का क्या? उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने इन बम धमाकों में अपनों को खो दिया, लेकिन इनके असली आरोपियों को आज भी हमारी व्यवस्था सजा नहीं दे पाई। वो कहीं पर इन तमाम खबरों को देखकर शायद मुस्कुरा रहे होंगे। और अगर ये लोग बाइज्जत बरी होते हैं तो इनके 17 सालों का जो इन्होंने जेल में काटा है उसका हिसाब कौन देगा? और अब अगली खबर, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसमें 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने 5 नाइजीरियाई नागरिकों को भी गिरफ्तार किया जो ये पूरा रैकेट चला रहे थे। इन लोगों ने ड्रग्स रैकेट को लेकर जो खुलासे किए हैं उसने सबको हैरान कर दिया। जिस तरह से आप अलग अलग जो एजेंसियां हैं जो घर पर फूड डिलीवरी ऐप है उनसे खाना मंगवाते हैं, ठीक वैसे ही नाइजीरियाई गैंग दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स की ऐप स्टाइल में होम डिलीवरी करवा रहा था। अगर आप फूड डिलीवरी ऐप से खाना या ग्रोसरीज मंगवाते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐप में डिलीवरी बॉय की रियल टाइम लोकेशन भी दिखाई देती है। ठीक वैसे ही नाइजीरिया गैंग के ड्रग ऐप में कस्टमर को रियल टाइम लोकेशन होती थी जिससे वो सही कस्टमर पहुंचता था। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से फूड डिलीवरी बॉय अपनी अपनी कंपनी की यूनिफॉर्म में सामान डिलीवरी करता है, ठीक वैसे ही ड्रग्स डिलीवरी बॉय भी एक खास यूनिफॉर्म में डिलीवरी करने आता था ताकि कस्टमर को पता हो कि वो है कौन। पुलिस ने जिन नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है वो कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे और उनका काम था विदेश से आने वाली ड्रग्स को रिसीव करना, फिर उसको अलग अलग डिलीवरी बॉयज के जरिए कस्टमर तक पहुंचा देना। ड्रग्स का ऑर्डर भी व्हाट्सएप VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए दिया जाता था। ये ऑर्डर नाइजीरिया में मौजूद एक कॉल सेंटर में नोट किया जाता था और फिर वहां से ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिलीवरी की लोकेशन बताई जाती थी। नाइजीरियाई नागरिकों का ये ड्रग रैकेट कई देशों में फैला हुआ है। इसमें मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके जैसे देश शामिल हैं। वहां भी इसी तरीके से ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। नाइजीरिया के इस ड्रग्स कार्टेल के लोग ऐसे मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल करते थे जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड थे ताकि उनके मैसेज कोई और ट्रैक ना कर पाए। ये ड्रग कार्टेल इतना खतरनाक था कि डिलीवरी बॉयज के पकड़े जाने के बावजूद सप्लाई नहीं रोकते थे बल्कि दूसरे डिलीवरी बॉय से कस्टमर तक ड्रग्स पहुंचा देते थे। नाम वही रहता था लेकिन कोई और पहुंच जाता था। दिल्ली में ये ड्रग्स कार्टेल साकेत, वसंत कुंज, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, छतरपुर, वसंत विहार, मालवीय नगर, मोती नगर, पंजाबी बाग में फैला हुआ था। इसके अलावा ये लोग नोएडा और गुड़गांव में भी ड्रग्स की सप्लाई बाकायदा करते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अपनी छापेमारी में कई तरह के ड्रग्स मिले। इसमें सबसे ज्यादा ड्रग्स कोलंबिया से लाई गई हैं। नाइजीरियाई ड्रग्स कार्टेल ने भारत में ड्रग्स पहुंचाने के लिए भारतीय महिलाओं का इस्तेमाल किया था। ये महिलाएं अपने बैग, अपने सूटकेस में ड्रग्स को छिपा कर लाती थी और फिर यहां मौजूद नाइजीरियाई ड्रग्स ऑपरेटिव्स को देती थी। दिल्ली में मौजूद नाइजीरियाई ड्रग्स ऑपरेटिव्स इन ड्रग्स में मिलावट करके कस्टमर को देते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अनुसार 100 करोड़ के मूल्य की ड्रग्स बरामद हुई है। इसमें नाइजीरियन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। 5 नाइजीरियन हमने अरेस्ट किया है और ये कुरियर कंपनी के थ्रू जो है सो ऑस्ट्रेलिया डिस्पैच किया जा रहा था। वहां से हमें लिंकेजेस मिला और फिर हम ग्रेजुअली इन 5 नाइजीरियंस के पास पहुंचे। जो ड्रग्स पकड़े गए हैं ये सब हाई क्वालिटी कोकेन है जो कोलंबियन कोकेन होते हैं। इनको कंप्रेस करके ब्रिक फॉर्म में लाया जाता है और फिर उसको इंडिया में आने के बाद उसमें केमिकल मिलाते हैं और उसको फिर वो साइज बड़ा करके 1 किलो का जो ब्रिक है वो 8-9 किलो का हो जाता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली बात होगी रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए लोहे को उसकी जंग बर्बाद करती है और इंसान को उसका घमंड। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय